नमस्कार, स्वागत है सभी का। हम मैसूर की मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, अब बंगाल के गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर्स है वो देख लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो है फोर्ट विलियम का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट कर दिया गया था। इनका कार्यकाल 1757 से 60 तक था। इन्होंने ही मीर जाफ़र को जो है वहाँ का नवाब अपॉइंट कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक गिनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे और वॉरेन हेस्टिंग्स को वास्तविक संस्थापक गिनते हैं, और जो भारत में अंग्रेज साम्राज्य संस्थापक है वो है रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर के टाइम जो गवर्नर थे वो थे वेंसीटार्ट। रॉबर्ट क्लाइव का सेकेंड टेनर आता है 1765 से 67 तक। इसके अंदर ये बंगाल में द्वैत शासन यानी पावर्स का जो है डिवीजन करते हैं, द्वैत शासन लागू करते हैं। इसके अलावा ये एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड उसकी स्थापना करते हैं। ये जो सैनिक थे उनका जो पर्सनल ट्रेड था उसे ख़त्म कर देते हैं, और सैनिक के जो दोहरी भत्ते थे उन्हें भी बैन कर देते हैं। इसी से नाराज़ होकर सैनिक जो विद्रोह भी करते हैं, जिसका दमन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कर दिया जाता है, और इसी विद्रोह को भारत का पहला श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बस हम बात करते हैं अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल हम देखेंगे 1772 से 1785 तक था। इनके लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करें अगर, तो सबसे पहले तो क्लाइव द्वारा जो डायरकी थी ना वो इन्होंने ख़त्म कर दी थी 1772 के अंदर। इसके अलावा क्लाइव द्वारा जो दो पद अपॉइंट थे बिहार और बंगाल में उपदीवान के, जैसे बिहार में राजा शिताब राय और बंगाल में मोहम्मद रज़ा खान, ये क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कनेक्ट कर देते। तो ये पद तो ख़त्म कर दिए, और जो लैंड रेवेन्यू के पावर्स थी वो कंपनी के पास चली गई। और इन्होंने एक 5 साल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो लागू किया, जिसके जो नए नए जमींदार थे उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। ये एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसके अंदर जो नए लैंडलॉर्ड्स थे वो अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से जो है इतना कारगर नहीं रहा। तो इन्होंने इसी 5 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था इसी को 1776 के अंदर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस ज़मींदार थे उन्हें ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने लगा। इनके कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल और क्रिमिनल कोड, सिविल क्रिमिनल कोड का हम बात कर चुके हैं, पर्सन वर्सेस पर्सन और पर्सन वर्सेस स्टेट के अंदर। तो जो सिविल कोड थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनका जो कलेक्टर था वही वहाँ का जज था, और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडियन जज होता हुआ करता था। इनकी जो हायर अपील थी, तो अगर सिविल कोर्ट की हायर अपील है तो वो सदर दीवानी में की जाती थी, वहीं फौजदारी की थी तो वो सदर निज़ामती में की जाती थी। परंतु यहाँ जो है 500 रुपये या उससे अधिक के जो केस है वही सुने जाते थे। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी 1774 में, और अपने दोस्त एलिजा एम्पे को वहाँ का जो है चीफ जस्टिस बना दिया था। इसके अलावा कुछ बुक्स और लॉज की बात करेंगे इनके कार्यकाल में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम सबसे पहले तो कोड ऑफ कैंटो लॉज आया था। इसके अलावा डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज जो बुक थी उसे विलियम जोन्स और कॉलब्रुक द्वारा लिखी गई थी। विलियम जोन्स की अगर बात करें तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि एक तो इन्होंने मनुस्मृति को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स ने। इसके अलावा 1784 में कलकत्ता के अंदर इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। ये सोसाइटी क्या करती थी, इंडिया की जितनी भी फेमस या अच्छी अच्छी जो बुक्स थी उनको यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती थी। इसके अलावा हम बात करेंगे भगवत गीता की। जो पहली बार भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था इन्हीं के टाइम हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, विल्किंस द्वारा। इसके अलावा जैसे हिंदू कानूनों का संकलन था, वैसे ही मुस्लिम कानूनों का संकलन था, जिसका नाम जिसे औरंगज़ेब और आलमगीर ने लिखा था, उसका नाम था फतवाए आलमगीर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम इसका भी जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था। वापस बात करते हैं, एक तो कोड ऑफ गेंटो लॉज, एक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, इसके अलावा भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन, और एक फतवाए आलमगीर का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम हुआ था। आगे बात करते हैं वॉरेन के कुछ कुकर्म देखें तो हम, इन्होंने अवध की जो बेगम है उनका धन लूटा था। एक इन्होंने जो महाराज नंदलाल के व्यक्ति थे, महाराज नंदलाल, ये बंगाली ब्राह्मण थे। तो इसने जो है वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसी से बदले के स्वरूप इसने अपने दोस्त जिसका नाम वो चीफ जस्टिस बनाया था एलिजा एम्पे, उसके साथ मिलकर इसे जालसाजी यानी डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी के आरोप में ही मृत्युदंड दिलवा दिया था। और इसी से नाराज़ एक ब्रिटिशर एडमंड बर्ग थे, उन्होंने एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स दोनों पर जो है इम्पीचमेंट लगाया था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का जो है रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक इन्हें ही गिना जाता है। इसके अलावा घेरे की नीति वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही आरंभ की थी। घेरे की नीति होते हैं किसी देश के आसपास की जगह जो चारों ओर की जगह है या तो लीज पर लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं और उसे घेर लेते हैं।
ठीक है, बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इनका कार्यकाल 1786 से 93 तक था। इनकी भू राजस्व की बात करेंगे, भू सुधार की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1790 के अंदर इन्होंने 10 वर्षीय ठेका प्रणाली, जो 5 वर्षीय और बाद में 1 वर्षीय हुई थी, उसे 10 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू कर दी थी। इसी 10 वर्षीय ठेका प्रणाली को एक तो हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, दूसरा हम इसे जॉन शोर सिस्टम कहते हैं, और तीसरा इसी को हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। रीज़न परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहते हैं कि इसी को 1793 के अंदर स्थायी कर दिया गया था, तो इसीलिए हम इसे परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इसके अलावा इसका जो ड्राफ्ट है वो जॉन शोर नामक व्यक्ति, जो बंगाल के अगले गवर्नर जनरल भी बनते हैं, तो उनके द्वारा तैयार किया गया था, इसीलिए हम इसे जॉन शोर सिस्टम या जॉन शोर व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा, इसमें जो ज़मीनों का रियल मालिक है वो ज़मींदारों को गिना जाता था, इसके लिए हम इसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर 10/11 हिस्सा तो कंपनी के पास रहता था और 1/11 हिस्सा ज़मींदारों के पास। आगे हम 2 व्यवस्था और पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए, जो स्थायी व्यवस्था जो परमानेंट सेटलमेंट था वो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था, रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा 51% पर और मालवाड़ी 30% पर। ये हम आगे वापस पढ़ लेंगे एक बार। तो स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये कहाँ का लागू था, एक तो पूरे बंगाल के अंदर लागू था, दूसरा कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू था और एक बनारस में लागू था। ये कॉर्नवालिस के हम देखेंगे, अगर न्याय सुधार की बात करें तो इन्होंने जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना की थी, तो सबसे पहले तो उसने सिविल कोर्ट्स को हटाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक चेन बना दी थी सिविल कोर्ट्स की, जो मुंसिफ से शुरू होती थी, यानी 50 रुपये तक के जो हियरिंग होती थी वो यहाँ होती थी। इसके ऊपर जो अपील की जाती रजिस्ट्रार में, जहाँ 100 रुपये तक की जो है सुनवाई होती थी, जिला दीवानी उसके ऊपर 200 रुपये तक, प्रोविंशियल दीवानी यानी 1000 रुपये तक, सदर दीवानी यानी 5000 रुपये तक, और प्रिवी काउंसिल लंदन था जहाँ 5000 रुपये से ऊपर की जो सुनवाई होती थी वो प्रिवी काउंसिल लंदन में होती थी। इसके अलावा जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे, तो क्रिमिनल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सारे ख़त्म कर दिए थे, और 4 मोबाइल जो थे भ्रमणशील अदालतें वो इसने जो है लागू की थी। वो कहाँ की थी, एक तो ढाका में की थी, एक मुर्शिदाबाद में की थी, एक कलकत्ता में की थी और एक पटना में की थी। इसी के साथ 1793 के अंदर इसने अपने खुद के कुछ वैधानिक लीगल जो नियम लाए थे, उसे हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल जॉन शोर। हमने बात कर ली थी कि परमानेंट सेटलमेंट का जो ड्राफ्ट है वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसे जॉन शोर सिस्टम भी कहा जाता था। इनका कार्यकाल हम देख लेंगे 1793 से 98 तक। बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेज़ली, 1798 से 1805 तक। इन्हें भारत में सहायक संधियों का जनक कहा जाता है, यानी सहायक संधियाँ जो इन्होंने स्टार्ट की थी। सहायक संधि क्या होती है, बेसिकली जितने भी देसी राज्य देसी रियासतें होती हैं उनसे सहायक संधियाँ होती थी, जिसके अंदर सबसे पहले उनकी जो रक्षा का भार है वो ब्रिटिश होते थे। यानी सहायक संधि के बाद सबसे पहले तो उस प्रिंसली स्टेट की जो रक्षा है वो ब्रिटिश करेंगे, बदले में अगर प्रिंसली स्टेट बड़ा है तो उसकी जो लैंड दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को इसके बदले, अगर छोटा है तो थोड़ा सा नकद दिया जाएगा। इसके अलावा उस प्रिंसली स्टेट की जो फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश जो मामले हैं वो सब ब्रिटिशर्स देखेंगे। इसके अलावा जो उस राज्य के अंदर है, ब्रिटिश अपना एक आदमी भेजेंगे जिसे हम रेजिडेंट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सहायक संधि करने वाले कुछ राज्यों से, तो देखेंगे हम हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि की थी ब्रिटिशर्स के साथ, मैसूर और तंजौर ने 1800 में की थी, अवध ने 1801 में की थी, वहीं ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ पेशवा ने की थी 1802 के अंदर। आगे हम बात करेंगे जो रिचर्ड वेलेज़ली है, इसने कलकत्ता के अंदर एक विलियम कॉलेज की भी स्थापना की, जहाँ जो भी असैनिक अधिकारी थे उनका प्रशिक्षण होता था, उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती थी। परंतु ये बाद में बंद हो गया ये कॉलेज, और इसी सेम टू सेम कॉलेज जो है लंदन के हैलीबरी के अंदर खोला गया, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कॉलेज। आगे हम बात करेंगे जो वेलेज़ली थे, इन्हें रिचर्ड वेलेज़ली बंगाल का शेर भी कहते थे, और इन्होंने टीपू सुल्तान को जो मारा था इसी वजह से इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक उपाधि दी थी मार्क्विस नाम की। ठीक है, इसके बाद में इनके भाई की बात करते हैं, तो रिचर्ड वेलेज़ली का भाई का नाम था आर्थर वेलेज़ली। इसने क्या किया था, एक तो मराठाओं को हराता है, दूसरा इसने नेपोलियन को हराया था वाटरलू के युद्ध के अंदर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, टीपू तो है रिचर्ड वेलेज़ली ने मारा था टीपू को, इसके अलावा मराठा और नेपोलियन का जो हराया था वो था आर्थर वेलेज़ली, इनके भाई ने। बाद में वापस करते हैं बात लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसने दूसरी बार अपॉइंट हुए थे। पहली बार हमने बात की थी, एक तो परमानेंट सेटलमेंट आया था, दूसरा इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट की चेन स्थापित की थी, सिविल कोर्ट की चेन स्थापित की थी, और क्रिमिनल कोर्ट्स के 4 जो है इसने
मोबाइल कोर्ट्स बनाए थे। एक ढाका में बनाया था, एक नसीराबाद में बनाया था, एक पटना में बनाया था और एक कलकत्ता में बनाया था। और इनके दूसरे कार्यकाल की बात करें, दूसरे काल में उन्होंने खतरनाक काम किया था, वो था गाज़ीपुर में आके जो है ये मर गए थे। ठीक है, गाज़ीपुर की अगर हम बात करें तो गाज़ीपुर में जो है भारत की एक बहुत बड़ी और सबसे पुरानी जो है अफ़ीम की फैक्ट्री है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा भारत में आज भी एक और फैक्ट्री है अफ़ीम की, वो है नीमच के अंदर। तो ये दो हम याद रखेंगे, अफ़ीम की फैक्ट्री भारत के अंदर दो ही है, एक तो है गाज़ीपुर में, एक है नीमच में। जो गाज़ीपुर वाली है वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो है अफ़ीम की फैक्ट्री है। अगले गवर्नर जनरल की बात करते हैं, जॉर्ज बार्लो जो अगले गवर्नर जनरल थे 1805 से 1807। इन्हीं के टाइम वेलोर का सैनिक विद्रोह हुआ था। रीज़न यही था कि इन्होंने जो राजनीतिक जो साइंस थे उन्हीं को बैन कर दिया था, यानी कि हाथ में कड़ा, यहाँ तक कि पगड़ी तक को इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो। कार्यकाल इनका 1807 से 1813। इन्होंने अमृतसर की संधि करी थी, हम पहले पढ़ चुके हैं, रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं, 1813 से 1822 तक के। इन्होंने है बिना बराबरी के जो मुग़ल एम्परर है उनसे, मुग़ल जो राजा है उनसे जो है मिलने से मना कर दिया था। हम आगे बात करेंगे, बराबरी के साथ जो पहला ब्रिटिशर मिलता है वो है एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इन्होंने बराबरी के साथ मिलना मना कर दिया था मुग़ल एम्परर से। इसके बाद इन्हीं के टाइम पहला आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच, जिसको जो सुगाली की संधि के साथ ख़त्म होता है। इसी सुगाली की संधि के अंदर भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर का डिसीजन होता है, और एक जगह है कालापानी नाम की जो तब से लेकर अभी तक भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, बात करते हैं, इन्होंने पिंडारियों का जो खात्मा किया था उसमें साथ दिया था। पिंडारियों को जो भारत में चारों ओर से घेरा गया था, जो उस टाइम जो नॉर्थ की आर्मी थी उसके लीडर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। वहीं एक नाम थॉमस हिस्लॉप भी हम याद रखेंगे, जो साउथ की तरफ से जिस आर्मी ने घेरा था उसके हेड कौन थे, थॉमस हिस्लॉप। ठीक है, पिंडारियों के कुछ नेता की बात करते हैं तो चीतू नाम का जो नेता था उसे चीता द्वारा मार दिया गया था। वसील मोहम्मद नाम का था, उसने जेल में सुसाइड कर लिया था। करीम खान पिंडारी हम ध्यान रखेंगे, उसे गाज़ीपुर की जो है जागीर दी गई थी, और अमीर खां पिंडारी को टोंक की जागीर दी गई थी। इसके अलावा एक स्टेटमेंट मेलकम का हम ध्यान रखेंगे। मेलकम ने पिंडारियों के लिए एक स्टेटमेंट कहा था कि पिंडारी जो है मराठा हंटर्स यानी मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, पिंडारियों को लेकर मेलकम का। हम स्थायी बंदोबस्त बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम आते हैं। रैयतवाड़ी की पहले बात करते हैं। रैयत का अपने आप में मतलब होता है किसान। परमानेंट सेटलमेंट में हम बात करते हैं कि जो ज़मीन का जो रियल मालिक है वो ज़मींदार को गिना जाता है, और वहीं रैयतवाड़ी के अंदर ज़मीन का जो रियल मालिक है वो किसान को गिना जाता है। इससे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू में 12 महल एरिया के अंदर लागू करने वाले थे कैप्टन रीड 1792 के अंदर। इसे सक्सेसफुल देखकर मद्रास में मुनरो और बॉम्बे के अंदर एल्फिंस्टन जो है इसे लागू करते हैं बड़े पैमाने पर। ये ब्रिटिश भारत के राज्य में 51% क्षेत्र पर जो लागू हुआ था। ठीक है, किसानों को भूमि का रियल मालिक है मानते हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके अंदर महल का शाब्दिक अर्थ है गांव या गांवों का समूह। इसे जो शुरू किया गया था 1822 के अंदर हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। हम ध्यान रखेंगे हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, और यहाँ हमने नाम पढ़ा था कैप्टन रीड। तो शुरू करने वाले ये दोनों थे। इसके अलावा इसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिम प्रांत में कौन लागू करता है, जेम्स थॉमसन। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये लागू हुआ था, एक तो उत्तर पश्चिम प्रांत हम बात कर चुके हैं, पंजाब, और एक संयुक्त प्रांत में जो है ये महलवाड़ी व्यवस्था है जो लागू की गई थी। अगले गवर्नर जनरल की बात करते हैं बंगाल के, तो जॉन एडम 1823 के अंदर बने थे। इन्होंने एक काम किया था, जो राजा राम मोहन राय का अखबार था मीरात उल अखबार, इसे बैन कर दिया था। और मीरात उल अखबार के बारे में देखेंगे, एक तो वीकली था, शुक्रवार को लॉन्च होता था, उसके बाद में इसकी भाषा जो थी वो फारसी थी। अगले हम बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। तो हमने इससे पहले बात की लॉर्ड हॉस्टिंग जो बराबरी के साथ मुगल दरबार में बैठने की बात की थी, पर बैठता कौन है पहली बार, वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। 1823 से 1828 तक का इनका कार्यकाल रहता है। इन्हीं के टाइम पहला बंगाल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में, और यही युद्ध यांडबू की संधि के साथ जो समाप्त होता है। इन्हीं के समय जो बैरकपुर छावनी की 47 नेटिव इन्फेंट्री थी वो विद्रोह करती है। रीज़न यही था कि वो समुद्र की यात्रा नहीं करना चाहते थे। समुद्र यात्रा क्यों नहीं करना चाहते थे, कलिवज्जन नियम। कलिवज्जन नियम यही है कि जो भारतीय सैनिक थे वो विदेश की जो धरती थी उसे अपवित्र मानते थे, यानी वहाँ के लोग जो बीफ वगैरह नॉनवेज वगैरह खाते थे, तो इससे लेकर भारतीय सैनिक विदेशी जो धरती थी उसे अपवित्र मानते थे और वहाँ जाना अपने आप को
ख़राब मानते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम भारत के गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे, वाइसरॉय पढ़ेंगे। थैंक यू।